इंसान ने इंसान के साथ खड़ा होना चाहिए, तभी हमारा मुल्क बचेगा। अगर हम इंसानों को इंसानों के खिलाफ खड़े करेंगे तो ना वो बचेंगे ना हम बचेंगे। मुल्क मिट्टी पत्थर नदियों से नहीं बनता, मुल्क इंसानों से बनता है। सबसे पहले हमने इस मुल्क का नाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है वो लिखा। ये हिंदुस्तान नहीं है। 26 जनवरी 1950 से ये भारत हो गया। भारत दैट इज फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली नुकसान मुल्क, नुकसान इंसानियत का हो। तब ये कहाँ हो, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। ये एक इंसिडेंट से डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। आपको सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस देखने होंगे। इस मुल्क में एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट कि हम फुट सोल्जर्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था तब ये चेक किया था कि इस मुल्क में कितने लोग हैं जो मूर्तियों को दूध पिला सकते हैं। वो एक एक्सपेरिमेंट था। फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि इस मुल्क में अगर हम ईंटें जमा करें तो क्या कर सकते हैं। फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि अगर कोई अफवाह फैलाए कि कोई ट्रेन का डब्बा मुसलमानों ने जलाया तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। और ये भी एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। और मैं नहीं समझता कि ये एक्सपेरिमेंट डराने धमकाने के लिए था। ये एक्सपेरिमेंट एक टेस्ट था मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कि इस तरह की चीजों को कैसे लेते हैं। क्योंकि मैंने वो स्लोगन सुने हैं, उन स्लोगन से मैं पूरा आईपीसी एग्जॉस्ट कर सकता हूं, उन पर सेक्शंस लगवा के। और सबसे इंपॉर्टेंटली वो स्लोगन लगाने वालों के खिलाफ में यूएपीए में टेररिज्म का मुकदमा भी दायर हो सकता है। लेकिन ये टेस्ट था कि आपके प्रधानमंत्री किस तरह रिएक्ट करते हैं, आपके गृह मंत्री किस तरह से रिएक्ट करते हैं इसको, और सबसे बड़ी बात है मीडिया और आम जनता किस तरह से रिएक्ट करे। और उस रिएक्शन से डिपेंड करेगा आगे क्या होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये चर्चा यहां रखी जिससे आपका रिएक्शन पता चला जी। जस्ट इमेजिन कीजिए कि मार्जिनलाइज या माइनॉरिटी कम्युनिटी के कुछ ऐसे नारे लग जाते तो आपकी जो प्यार से हमें जिन्हें गोदी मीडिया कहते हैं वो लोग किस तरह के कैप्शंस चलाते थे। तो आज अगर हमको देश बचाना है तो इमीडिएटली यूएपीएफ रजिस्टर होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी कार्रवाई, ये देश को तोड़ने वाली कार्रवाई है। सेडिशन की केस प्योरली मेट आउट होती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो किया था वो अनलॉफुल एक्टिविटीज के डेफिनेशन में आता है, उन पर वो लगना चाहिए। हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि इस तरह की नीच सोच, जो देश को तोड़ने वाली, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के खिलाफ है, इस तरह की सोच तो इस मुल्क में हो ही रही है। क्योंकि इसके लिए हम आम वोटर भी जिम्मेदार है जो मजहब और जात को देख के वोटिंग करता है। पुलवामा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका आज तक हमको कुछ नहीं मिला। एक ऑफिसर देवेंद्र सिंह नाम के कश्मीर में पकड़े गए आतंकवादियों के साथ में, उनके खिलाफ इंक्वायरी करने से सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया, जो पुलवामा से कनेक्टेड बताए जाते थे। स्पेसिफिकली उनको डिस्चार्ज कर दिया नौकरी से, लेकिन इंक्वायरी नहीं करेंगे कहा। तो कीचड़ में ही उगता है कमल। तो जब जब आप कम्युनल डिसहार्मनी इस मुल्क में पैदा करते हैं तो उससे जिनको फायदा होता है वो देखिए और समझ जाइए कि इन हरकतों से किसको फायदा हो रहा है। आपको इनसे फायदा उठाने की कोशिश कैसे की जाती है देखना है तो दिल्ली इलेक्शन से पहले भी कुछ लोगों ने इस तरह की हरकतें की थी, आप याद कीजिए। उसके बाद में आपसे बीजेपी में गए नेता वो भी खड़े रह के गोली मारो वाले नारे लगा रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जिनको प्रमोशन देके कैबिनेट मिनिस्टर बनाए वो गोली मारो वाले नारे लगा रहे थे, उनको इनाम में कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई। एक उड़ीसा से आते हैं जिनके ऊपर कम्युनल राइट्स की केसेस रजिस्टर है, उनको आपने मिनिस्टर बना दिया। बंगाल से एक नए मिनिस्टर आए, उनके खिलाफ में 11 केसेस रजिस्टर है। तो जब आपको क्रिमिनल कैबिनेट बनानी तो जो कार्यकर्ता है वो तो सोचेगा ही ना कि मैं ज्यादा बड़ा से बड़ा क्रिमिनल बनूं। तो आप इन जहर के पौधों को पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे भी वही लगता है कि ये मुल्क में डिसहार्मनी क्रिएट करके पॉलिटिक्स ऑफ वोट्स करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट नहीं सुना जी, जिन्होंने कोर्ट रूम में बैठ के कहा कि सीबीआई और पुलिस जजेस की कंप्लेंट्स पे एक्शन नहीं लेती है, जजेस की सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं देती है।
ये अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शिकायत है तो हम आम आदमी से की क्या शिकायत होगी? और मैंने जिन लोगों का जिक्र किया अभी, तो उससे पता चलता है, आप जेएनयू पे हुआ हमला लीजिए, जामिया पे हुआ हमला लीजिए, शाहीन बाग के लोगों को गोली मारने वाली बात करने वाले को लीजिए, या हमारे मंत्री महोदय को लीजिए, इन सभी के बाजू में पुलिस वाले खड़े थे। उन पुलिस वालों को अवार्ड देने की बात हो रही है और उन्होंने बिल्कुल भी उस वक्त कार्रवाई नहीं की। पड़ोस में खड़ा है, वीडियो आज भी अवेलेबल है। तो इससे पता चलता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है जी। और एक बड़ा पॉपुलर सेइंग है, यू शो मी द पर्सन आई शो यू द रूल। तो किताबों में ठीक है, यू आर इक्वल्स, बट प्रैक्टिकली यू आर अनइक्वल्स, क्योंकि जो सरकार में लोग बैठे हैं वो इंसान और इंसान को इक्वल नहीं मानते कि दिस इज जस्ट लाइक अ गोबेल्स। गोबेल्स के वक्त क्या होता था आप जानते हैं कि जब हिटलर ने वहां पे चेंबर्स बनाए थे, गैस चेंबर्स या कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, ये बनाने वाले बहुत ही हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन भक्त हो चुके थे, हजारों इंसानों को मार दिया गया। अब इनको छोड़िए, इंडिया की बदकिस्मती है कि अपोजिशन ने 2 हफ्ता वेस्ट किया लोकसभा में और राज्यसभा में। वो कोई पिगासस लेकर बैठे हैं, आम आदमी को बोलते नहीं आता, आम आदमी उससे कनेक्ट नहीं हो सकता, उनको महंगाई नजर नहीं आ रही, अपोजिशन को ऑक्सीजन की कमी जो हुई थी वो नजर नहीं आ रही, अपोजिशन को लाशें गिरी हुई थी वो नजर नहीं आ रही। तो हर शाख पर उल्लू ही बैठे हैं। पंजाब में गुलिस्तान क्या होगा? कांग्रेस लीजिए या बीजेपी लीजिए, एक ही है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, या आम आदमी पार्टी लीजिए, क्योंकि इनके लीडर्स, एमएलए, एमपी जो इस तरफ और उस तरफ जाते हैं, तो ये एक दिन में तो आपके प्रिंसिपल्स जो है लाइफ के वो चेंज नहीं होते, आप वैसे ही होंगे। इसलिए तो आप इधर से उधर जा रहे हैं और कंफर्टेबली रह रहे हैं। मन प्रति परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे, उनके फादर कांग्रेस में थे, दादी बीजेपी और जनसंघ के साथ में थी। सो आप देखिए ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास नहीं। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। आप अपोजिशन पार्टीज मुसलमानों को वोट बैंक के जैसा इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, डराती रहती है। तो ठीक है, हम बीजेपी से डर गए करके हमने वोट आपको दिया, तो आज आप कहां हो? यूएपीए के सेक्शंस रिजर्व्ड है मुसलमानों के लिए जी, रिजर्व्ड है कम्युनिस्ट के लिए, तो रिजर्व्ड है डिसेंट वाले के लिए, ये उनके लिए नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि मैं हमेशा 2 सवाल पूछता हूं। सवाल नंबर 1 कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो हिंदुओं को क्या मिलेगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या 14.5 करोड़ लोगों को आप एक साथ इस देश से बाहर निकाल सकते हैं क्या? तो पहले सवाल का कोई जवाब ही नहीं दे पाता कि क्या मिलेगा। जो आज उनको मिल रहा है उससे ज्यादा क्या मिलेगा? क्या टैक्स में पूरी तरह हम हिंदुओं को माफ कर देंगे टैक्स? पेट्रोल उनको मुफ्त में देंगे? जितने भाई आज हमारे बेरोजगार हो गए सबको नौकरियां मिल जाएंगी? आप बताइए तो सही कि आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदू राष्ट्र का हिंदुओं को फायदा क्या होगा? इस पे चर्चा होनी चाहिए। अगर फायदा हो रहा है 85% पॉपुलेशन का, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप फायदे तो गिनाइए, वरना वही जो फायदा नोटबंदी का हुआ, अगर हिंदू राष्ट्र का भी वही फायदा हुआ तो क्या करेंगे आप? जो हिंदुओं में सेकुलर है, जो सिविल सोसाइटी है, जो इस मुल्क की फलाह बहबूद डेवलपमेंट चाहती है, उन लोगों को आगे आना होगा। उनको आकर इस तरह की फासिस्ट ताकतों का मुकाबला करना होगा। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को उकसाने की। मैं बहुत तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं 14.5 करोड़ लोगों का कि कोई भी बिल्कुल उकसाने में नहीं आ रहा। हमने एनआरसी के खिलाफ आंदोलन किया, उससे ज्यादा शांततापूर्ण और कॉन्स्टिट्यूशनल आंदोलन आज तक के इस मुल्क में नहीं हुआ। उससे पहले शरीयत पर हमला हुआ, मुसलमानों ने बिल्कुल कोई भी इस तरह का शर नहीं किया कि कोई आंदोलन इस तरह हो कि कहीं वायलेंस हो।
हमारी मस्जिद की जमीन दे दी गई, बिल्कुल कोई आंदोलन कहीं नहीं हुआ। हमारे पुरखों के नाम बदले जा रहे हैं उन जगहों के, हमने कोई आंदोलन नहीं किया, हमने कोई कहीं वायलेंस नहीं किया। ये चाहते हैं कि ये हो, बहुत समझदारी से बता रहे हैं सब। लेकिन जब आप चूहे को भी कॉर्नर में अगर धकेल देते हो तो बिल्ली पर हमला कर देते हैं। अल्टीमेटली नुकसान मुल्क का होगा, नुकसान इंसानियत का होगा। और तब ये कहां हूं। हाँ, हम इस प्रिजम्पशन पे जा रहे हैं कि सरकार कुछ करने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रिजम्पशन सही है। तो हम कानूनी पहलू छोड़ देते हैं, क्योंकि कानून का इंप्लीमेंटेशन सरकार को करना है, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हमने आम भारतीयों ने क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमने इस मुल्क का नाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है वो लेना चाहिए। खासतौर से डॉक्टर साहब मैं आपसे कहूंगा, ये हिंदुस्तान नहीं है। 26 जनवरी 1950 से ये भारत हो गया, भारत दैट इज इंडिया। फर्क पड़ता है। तो हम जो सही सोच रखने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हो, जिनको इस मुल्क से प्यार है, उनको हर उस इंसान के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है जो इस मुल्क को तोड़ना चाहता है। मुल्क मिट्टी पत्थर नदियों से नहीं बनता, मुल्क इंसानों से बनता है। वो इंसान चाहे किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, उसके साथ जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ कोई गैर कानूनी बात कर रहा है, उसके साथ हमने जाकर खड़ा होना चाहिए। आज वक्त है कि जहां जहां मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ जुल्म हो रहा है, अगर यूपी में एससीज के साथ जुल्म हो रहा है, हाथरस में एससी बहनों के साथ जुल्म हुआ है, हमने उनके साथ जाके खड़ा होना चाहिए। कठुआ में ओबीसी बहन के साथ जुल्म हुआ है, हमने जाके खड़ा होना चाहिए। आज पूरे मुल्क से ओबीसी रिजर्वेशन खत्म कर दिया जा रहा है, हमने जाके खड़ा होना चाहिए। आज एससीज और एसटीज के लिस्ट में कुछ और जातों को जोड़ दिया गया, जिससे पहले वाली जातों के राइट्स पर असर पड़ रहा है, हमने उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रहा है, हमने उनके साथ जाके खड़ा होना चाहिए। ब्राह्मण्स के किसी हक पर कोई आफत ला रहे हैं, हमने उनके साथ जाके खड़ा होना चाहिए। इंसान ने इंसान के साथ खड़ा होना चाहिए, तभी हमारा मुल्क बचेगा। अगर हम इंसानों को इंसानों के खिलाफ खड़े करेंगे तो ना वो बचेंगे ना हम बचेंगे। यही इसका हल है। तो लोगों को जोड़ना जरूरी है, और वो हमने सारी कोशिशें करनी चाहिए।